आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर ऑफ यहाँ पर जो है दूसरे चैप्टर के। ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th की बुक जिसमें दूसरा चैप्टर हम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है इसमें से जो है कौन सी घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको देखना है पहला ऑप्शन है आपके पास लंदन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मतलब भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा है या नहीं है। उसके बाद आपको देखना है भारत में गूगल ऑफिस, ये वाला आता है। ऑस्ट्रेलिया में आटा मोटर्स का कार्यालय या टाटा मोटर्स का कार्यालय, और भारत में रूसी दूतावास। तो इनमें से आपको बताना है कि घरेलू सीमा के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, कौन सा जो है घरेलू सीमा का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आटा मोटर्स का कार्यालय जो है निम्न में से क्या लिखा है, भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पर भारत की जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। क्यों आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में टाटा मोटर्स का कार्यालय, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में टाटा मोटर्स का कार्यालय है, क्योंकि ये भारत की कंपनी है, तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का कार्यालय अगर ऑस्ट्रेलिया में भी होता है तो भी वो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा माना जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती उत्पाद है। यानी मध्यवर्ती उत्पाद आपको बताया था, आपने जब चैप्टर पढ़ा था ये, तो आपको जो है क्लियरली बताया गया था कि मध्यवर्ती उत्पाद क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है आपको बताई गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मध्यवर्ती यहाँ पर उत्पाद क्या होता है, मध्यवर्ती उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो मध्यवर्ती उत्पाद देखिए मैं बता दूं, वह उत्पाद होता है जिससे कोई अन्य उत्पाद बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए उपभोक्ताओं द्वारा दाल की खरीद। आप बताइए, आप यहाँ पर एक उपभोक्ता है, दाल को खरीदेगा, तो दाल को खरीदने के बाद सीधा ही वो उपभोग कर लेगा, वो उस दाल का यूज नहीं करेगा किसी और वस्तु को बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक फर्म द्वारा खरीदी गई मशीन, अब एक फर्म है मशीन खरीदेगी, तो यहाँ पर क्या है, ये मध्यवर्ती यहाँ पर वस्तु है। आगे देखते हैं, आटे का मिल द्वारा प्रयोग यानी प्रयुक्त गेहूं, आटा मिल जो है प्रयुक्त करेगी गेहूं, और परिवार द्वारा प्रयुक्त गेहूं। अब परिवार जो प्रयुक्त करेगा वो सीधा खाने के लिए करेगा। एक फर्म द्वारा खरीदी गई मशीनें, एक फर्म जो है, एक जो है फर्म क्या करेगी, मशीन खरीदती है। मान लीजिए कंप्यूटर खरीदती है, कोई भी मशीन खरीदती है, तो वो अपने यूज के लिए खरीदेगी, उससे कोई नई वस्तु नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो ऑप्शन है आपका यहाँ पर ये जो है सी ऑप्शन है, जिसमें आपको बता रखा है यहाँ पर देखिए आटे मिल द्वारा प्रयुक्त गेहूं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्योंकि आटे मिल में जो है गेहूं जाएगा, उसके बाद वो आटा बनकर आएगा, तो गेहूं से यहाँ पर आटा बनाया जा रहा है, जिस कारण से ये वस्तु जो है एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में सामने आती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा अंतिम वस्तु का एक उदाहरण नहीं है। आपको ये नहीं ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन सा जो है अंतिम वस्तु का जो है उदाहरण नहीं है। तो एक एक स्कूल द्वारा खरीदे गए चौक और डस्टर, तो यानी स्कूल द्वारा खरीदे गए चौक और डस्टर है, यानी क्या बताना आपको, अंतिम वस्तु का उदाहरण नहीं है। तो देखिए अंतिम वस्तु क्या होती है, वह वस्तु होती है जो कि सीधा उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती है। ठीक है, यानी उपभोग के लिए होती है, वो होती है। ठीक है, या निवेश या उपभोग के लिए जो वस्तु होती है उसे कहते हैं अंतिम वस्तु। यहाँ पर देखिए किसानों द्वारा जो है प्रयुक्त उर्वरक, आटे मिल द्वारा प्रयुक्त गेहूं, उपयुक्त सभी। तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर जो है कौन सी वस्तु जो है अंतिम वस्तु नहीं है। एक स्कूल द्वारा खरीदे गए चौक पाउडर, तो क्या होगा, चौक और पाउडर जो मतलब डस्टर खरीदे जाएंगे, तो स्कूल में क्या होगा, वो उपयोग करेंगे, उससे कोई नई चीज बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर ये अंतिम वस्तु हो गई। उसके बाद किसानों द्वारा प्रयुक्त उर्वरक, एक किसान उर्वरक खरीदेगा तो इससे कोई नई वस्तु नहीं बनाने वाला उर्वरक से। ठीक है, वो इसका सीधा ही इस्तेमाल करेगा, तो इसका मतलब वो अंतिम वस्तु है। आटे मिल द्वारा प्रयुक्त गेहूं, एक आटा मिल है, यहाँ पर गेहूं लेकर आती है, और यहाँ पर जो है गेहूं जब लाएगी तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर क्या है, आटे मिल द्वारा प्रयुक्त गेहूं। अब आटे मिल ने क्या किया है, प्रयुक्त किया है गेहूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर निम्न में से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्न में से कौन सा बाजार कीमतों और साधन
लागत के बीच अंतर का कारण है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा जो है बाजार कीमत और साधन लागत के बीच अंतर का कारण है। तो देखिए अप्रत्यक्ष कर होगा, आर्थिक सहायता होगी, दोनों ए या बी होंगे, या ना तो ए होगा ना तो बी होगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर बाजार कीमत, क्या कह रहा है, बाजार कीमत और साधन लागत के बीच जो है यहाँ पर अंतर का कारण क्या हो सकता है। अंतर का कारण जो होगा, पहला है अप्रत्यक्ष कर, दूसरा होगा आर्थिक सहायता। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कारण हो सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यदि साधन लागत बाजार कीमत से अधिक है तब इसका अर्थ है, यानी अगर साधन लागत जो है, यहाँ पर जो साधन लागत है बाजार कीमत से अधिक हो जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर। अब देखिए साधन लागत की बात कर रहे हैं, बाजार कीमत की। अगर आपने तीसरा चैप्टर इसका जो है अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता होगा कि साधन लागत क्या होती है, बाजार कीमत क्या होती है। ठीक है, साधन लागत का मतलब सीधा सा मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, यानी जिस कीमत पर कोई वस्तु बनकर तैयार होती है, ठीक है, उसे हम साधन लागत कहते हैं। और जो है जब वो वस्तु बाजार में आती है तो दुकानदार आपको देखिए वस्तु बेचता है, तो जितनी मतलब जितना बनाने में, जितना जो है पैसा उस वस्तु को बनाने में लगा है, क्या उतने ही दाम में आपको वस्तु मिल जाती है? बिल्कुल नहीं। दुकानदार भी तो बैठा है, वो दुकानदार अपना प्रॉफिट ऐड करता है। ठीक है, तो दुकानदार क्या करेगा, जो है दुकानदार अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो दुकानदार प्रॉफिट जब ऐड करेगा तो यहाँ पर जो है वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है साधन लागत बाजार कीमत से अधिक है तब क्या होगा, साधन लागत क्या है, अधिक होगी। साधन लागत कब अधिक हो जाएगी, जब यहाँ पर जो है यहाँ अप्रत्यक्ष कर जो है ज्यादा होंगे, आर्थिक सहायता। देखिए अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर वह कर होते हैं जो वस्तु एवं सेवाओं पर जो है लगाए जाते हैं, और आर्थिक सहायता जो कि सरकार देती है। अप्रत्यक्ष और आर्थिक सहायता बराबर होगी, अप्रत्यक्ष कर जो है कम होंगे, आर्थिक सहायता ज्यादा होगी। ठीक है, तो और या फिर यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर यानी ज्यादा होंगे और बराबर भी हो सकते हैं, आर्थिक सहायता जो है इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर जो है कम होनी चाहिए और आर्थिक सहायता ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं नंबर 6, अंतिम वस्तु से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिन्हें या तो किसके लिए उपयोग करते हैं। अंतिम वस्तु की अगर परिभाषा आपको पता है तो ये रिक्त स्थान आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए अंतिम वस्तु से अभिप्राय यानी वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिन्हें या तो जो है उपभोग के लिए या निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, उपभोग या निवेश, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विदेशों से शुद्ध साधन आय, जो विदेशों से शुद्ध साधन आय आती है उसका मतलब क्या होता है। देखिए ये जो चैप्टर है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो चैप्टर है आपका दूसरा चैप्टर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्यों, अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा, अगर ये चैप्टर नहीं किया, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ये चैप्टर आपने नहीं करा अच्छे से तो आपको तीसरा चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, उसके साथ ही चौथा चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दूसरा जो चैप्टर है इसका ये आधार है तीसरे और चौथे चैप्टर का। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आया, इसमें डाउट है, तो ये आपके लिए बहुत परेशानी कर सकता है। तो आपको जो है ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ नहीं आया, अगर आपको बहुत सारी दिक्कत है तो वीडियो इसकी बन रखी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी आप कहेंगे तो मैं इसके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आपको मैं इसकी वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो अभी जो है यहाँ पर जो है 2 चीजें चलने वाली हैं, MCQ क्वेश्चन आंसर चलेंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ MCQs को कंप्लीट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय। इसका मतलब क्या होता है, विदेशों से शुद्ध साधन यानी विदेश से हमें शुद्ध साधन आय आती है। तो निर्यात और आयात में अंतर होता है, कैसे निकलेगी विदेशों से शुद्ध साधन आय। दृश्य निर्यात और अदृश्य आयात का अंतर होता है, विदेशों से प्राप्त साधन आय और विदेशों को भुगतान की गई साधन आय का अंतर होता है। विदेशों से प्राप्त साधन आय होती है, देखिए विदेशों से शुद्ध साधन आय का मतलब क्या होता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय। यहाँ पर देखिए विदेशों से
साधन आय। अगर आप पढ़ें यहाँ पर विदेशों से साधन आय, यानी विदेशों से साधन आय मतलब जो पैसा हमें विदेशों से मिला है, ठीक है, विदेशों से जो पैसा मिला है तो वो क्या है, विदेशों से साधन आय है। यानी जो हमने विदेश में साधन दिए हैं उसके बदले में जो पैसा भारत को या हमारे देश को मिला है उसे हम कहते हैं विदेशों से साधन आय। यानी विदेशों से साधन के बदले में जो आय मिलती है उसे विदेशों से कहते हैं, विदेश की आय कहते हैं, या कहेंगे हम विदेशों से साधन आय कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आ गई, शुद्ध बोल दिया इसने। शुद्ध का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है कर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या होगा, विदेशों से प्राप्त, ये इसका आंसर होगा सी। यहाँ पर विदेशों से प्राप्त साधन आय जितनी विदेशों से मिली है, ठीक है, जितनी विदेशों से मिली है। अब देखिए एक देश कमा रहा है, कुछ विदेश से पैसा ले रहा है, कमा रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो पैसा कमाएगा केवल, वो पैसा देगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर विदेशों को भुगतान भी किया जाएगा। तो यहाँ पर भुगतान और साधन आय की भी जो अंतर होगा उसे कहते हैं हम यहाँ पर विदेशों से साधन आय, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर विदेशों से साधन आय का मतलब हुआ यहाँ पर जो साधन आय, सबसे पहले साधन आय जो है ज्यादा होनी चाहिए, यानी विदेशों से जो पैसा मिला है वो ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद जो भुगतान किया गया है वो कम होना चाहिए, तभी आपको जो है विदेशों से साधन आय प्राप्त होगी, वरना आपको विदेशों को भुगतान, यानी विदेशों को भुगतान करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यह्रास से विपर्याय क्या होता है। मूल्यह्रास क्या होता है, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मूल्यह्रास क्या होता है। अगर आर्ट्स में हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मूल्यह्रास क्या होता है। देखिए मूल्यह्रास का मतलब होता है कि कोई अगर वस्तु आप जो है बहुत समय से यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक जो है एक मशीन, एक टीवी खरीदा, ठीक है, टीवी खरीदा और वो जो है आपने साल, मतलब मान लीजिए आपने एक टीवी जो है 10,000 रुपये में खरीदा। अब वो 10,000 का टीवी खरीदा और आप 10 साल बाद जब आप उसको बेचने जाएंगे तो क्या वो उसकी 10,000 की कीमत रह जाएगी, नहीं रह जाएगी ना, तो उसकी कीमत अपने आप गिर जाएगी और साथ ही और क्या होगा, उसकी जो है खराबी भी आ जाएगी और वो जो है इतनी मूल्यवान वस्तु नहीं रहेगी जितनी वो नई थी जब थी, ठीक है। यानी नई की स्थिति में जो था वह वैसी स्थिति नहीं रहेगी। इससे क्या हुआ, वस्तु के जो है मूल्य में गिरावट आ गई और ये समय के साथ हुआ। यानी समय के बीतने के साथ जब किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है तो उसे कहते हैं मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्यह्रास कहते हैं। तो यहाँ पर मूल्यह्रास का मतलब यही हो गया, जो समय के बीतने के साथ जब किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है तो उसे कहते हैं मूल्यह्रास। और देखिए यहाँ पर मूल्यह्रास क्या है, आग दुर्घटना में एक कारखाने का विनाश हो गया, क्या ये मूल्यह्रास है, बिल्कुल नहीं। समय के साथ दुर्घटना नहीं हुई, अचानक ही हो गया तो हम इसे मूल्यह्रास जो है नहीं कहेंगे। टूट फूट के कारण समय के साथ जो है स्थिर परिसंपत्ति की हानि, बिल्कुल ये वाला पॉइंट बिल्कुल समय आ गया, क्योंकि समय के साथ यहाँ पर शब्द जुड़ गया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बाजार कीमत और साधन लागत बराबर होंगे जब, यानी बाजार कीमत और साधन लागत बराबर कब होंगे, जब यहाँ कोई प्रत्यक्ष कर ना हो, कोई अप्रत्यक्ष कर ना हो, या कोई आर्थिक सहायता ना हो, कोई प्रत्यक्ष कर और कोई आर्थिक सहायता ना हो, तब यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर देखिए बाजार कीमत और साधन लागत में परिवर्तन कैसे होता है। आपको पता होगा कि यहाँ पर दो चीजें जो है परिवर्तन करती हैं, पहला होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरी होती है आर्थिक सहायता। ये दोनों हैं जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं साधन आय बाजार कीमत को। इसलिए अगर ये दोनों चीजें ही नहीं रहेंगी तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगी। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्न में से कौन सा हस्तांतरण आय का एक उदाहरण है। हस्तांतरण आय का मतलब होता है एक गिफ्ट की तरह, मान लीजिए एक देश ने जो है दूसरे देश को जो है गिफ्ट दे दिया, तो आप बताइए गिफ्ट के बदले में जो वो दूसरा देश है वो कुछ देगा, नहीं देगा। तो गिफ्ट क्या है, एक गिफ्ट है, ठीक है, गिफ्ट है मतलब एक तोहफा है एक तरह का, जो कि मिल गया, जो कि फ्री में मिल गया, ठीक है। इनमें से हस्तांतरण आय क्या है, हस्तांतरण मतलब एक बार दे दिया, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, हस्तांतरण कर दिया तो इसका मतलब है हस्तांतरण करना, जैसे कि बोनस हो गया। तो यहाँ पर बताना निम्न में से कौन सा हस्तांतरण आय का उदाहरण है, यानी एक उदाहरण है। तो बोनस हस्तांतरण आय का उदाहरण नहीं, बेरोजगारी भत्ता, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए नियोजकों से मुआवजा मिला, नहीं।
बेरोजगारी भत्ता जो है ये हस्तांतरण है, क्यों? क्योंकि सरकार इसे देती है। अब देखिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, इन निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती वस्तु का एक उदाहरण है? मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण कौन सा है? पुरानी कारों के एक डीलर द्वारा बेची गई कार, फ्लाईओवर के निर्माण में प्रयुक्त स्टील और सीमेंट, एक किसान द्वारा खरीदे गए उर्वरक, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण कौन सा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि ये तो आता ही आता है एग्जाम में। मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण दीजिए, या फिर मध्यवर्ती वस्तु मतलब इस तरह से किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है मध्यवर्ती वस्तु के बारे में। तो आपको मध्यवर्ती वस्तु पता होनी चाहिए। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु होती है जो कि किसी अन्य वस्तु के जो है बनाने में या अन्य वस्तु को बनाने में प्रयुक्त होती है। ठीक है। और देखिए जैसे कि फ्लाईओवर के निर्माण में प्रयुक्त स्टील और सीमेंट, ये भी हो सकता है पुरानी वस्तु। कार एक जो है डीलर द्वारा बेची गई कार, ये भी दूसरे यानी बेचने के लिए उसने खरीदी थी। उसके बाद एक किसान द्वारा खरीदे गए उर्वरक, एक किसान ने उर्वरक खरीदे थे। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जल्दी से आता है 12, मिठाई की दुकान द्वारा यानी दुकान द्वारा खरीदी गई चीनी जो है यहाँ पर क्या है? मिठाई की दुकान, एक मिठाई की दुकान है, वहां पर मिठाई बनती है। तो यहाँ पर वहां पर चीनी खरीदी गई है। क्या खरीदी गई? चीनी खरीदी गई है। तो चीनी, एक मिठाई की दुकान में चीनी की जरूरत क्यों होगी? जाहिर है कि वहां मिठाई बनानी होगी, इसीलिए वहां पर चीनी की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या है? एक चीनी मध्यवर्ती वस्तु है। तो यहाँ पर देखिए सीधा आ जाइए जहाँ मध्यवर्ती वस्तु लिखा हुआ है, तो आपका आंसर सीधा डायरेक्टली ये हो जाएगा। तो अगर आपको जो है पॉइंट क्लियर है, आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है। निम्न प्रवाह चार्ट में विलुप्त मद को पहचानिए। तो यहाँ पर विलुप्त मद पहचानना है, क्या होगा? बाजार कीमत में हम क्या घटा दें जिससे कि साधन लागत आ जाए। ठीक है। बाजार कीमत में हम क्या घटा दें जिससे कि साधन लागत आ जाए। आप सोचिए, अगर हम यहाँ पर कुछ घटा रहे हैं और फिर दोबारा जोड़ दें, दोबारा यहाँ पर मिल जाएगी। तो चीज तो हमें एक ही लेनी है। ठीक है। तो क्या लेनी है वो देखिए, आप सोचिए बाजार कीमत, ये साधन लागत है। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर क्या किया है? यहाँ पर जो है साधन लागत है, एक वस्तु का निर्माण किया गया है, एक वस्तु को बनाया गया है। ठीक है। जितना पैसा उसको बनाने में लगा है वो लग गया है, और उतनी ही उसकी कीमत है अभी। ठीक है। लेकिन जब वो बाजार में जाएगी, कहाँ जाएगी वो? लेकिन जब वो बाजार में जाएगी, तब क्या होगा? तब उसमें एक दुकानदार जो होगा अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर क्या जोड़ेगा? एक सरकार अपना कर लगाएगी। ठीक है। सरकार कर लगाएगी, टैक्स लगाएगी। ठीक है। तो इससे क्या होगा? उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो हमेशा याद रखना, साधन लागत से जो है ज्यादा बाजार कीमत होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, जैसे कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लगा देगी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर लगाएगी, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी और यहाँ पर बाजार कीमत आ जाएगी। इसमें से घटा देंगे तो साधन लागत आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा प्रवाह चार्ट मूल्यह्रास के प्रवाह को सही क्रम में स्थापित करता है? सही क्रम में स्थापित करेगा कौन? देखिए सबसे पहले देखिए किसका? मूल्यह्रास चार्ट प्रवाह। कौन सा मूल्यह्रास को सही क्रम में यहाँ पर जो है प्रस्तुत करता है? सकल में से हमें घटाना है मूल्यह्रास, उसके बाद शुद्ध निकल आएगा। शुद्ध में अगर जोड़ दिया मूल्यह्रास तो दोबारा सकल बन जाएगा। तो यही आपका चक्र बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है स्थिर पूंजीगत परिसंपत्ति के मूल्यह्रास से अभिप्राय होता है। यानी स्थिर पूंजीगत परिसंपत्ति के मूल्यह्रास से अभिप्राय, स्थिर पूंजी है। कैसी पूंजी है? स्थिर पूंजी है। यानी स्थिर पूंजीगत संपत्ति का मूल्यह्रास हो गया तो इसका मतलब है सामान्य टूट-फूट, अप्रत्याशित अपरचलन, या सामान्य टूट-फूट और अप्रत्याशित अपरचलन होता है। अप्रत्याशित अपरचलन, तो यहाँ पर एक चीज नहीं होने वाली है, यहाँ पर दोनों ही चीजें हो जाएंगी। देखिए अप्रत्याशित अपरचलन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई फैशन, मतलब कोई नई चीज आएगी, दुकान में है, नई चीज आ गई है। अब नई चीज आ गई है तो यहाँ पर देखिए लोग उसे बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो नई चीज जब बाजार में आती है तो लोग उसको जो है शौक के लिए बहुत ज्यादा खरीदते हैं। तो उस स्थिति में मान लीजिए एक जूते का मॉडल निकला है बहुत बढ़िया वाला, तो यहाँ पर लोग जो है उसे पहनना पसंद कर रहे हैं, वो जो है प्रचलन में आ रहा है। ठीक है। उसे जो है फैशन मान रहे हैं लोग। तो इससे क्या हो रहा है?
वो ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। तो वहाँ पर देखिए जो पुराने जूते थे उनका प्रचलन जो था वो खत्म हो गया, धीरे धीरे जो है कम हो गया। तो यहाँ पर अप्रत्याशित यहाँ अप्रचलन हो गया। क्या मतलब हो गया? जो है प्रचलन में वस्तु जब नहीं रहती है तो अप्रचलन हो जाता है, उसकी कीमत मतलब जो है बिक्री कम हो जाती है। इससे भी क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहलाता है एक तरह का। ठीक है, टूट फूट से तो होता ही है, उसकी कीमत कम होती है। अगर दूसरी वस्तु, कोई अन्य वस्तु प्रचलन में आ जाती है जिससे कि पुरानी वस्तु का अप्रचलन जो है, प्रचलन खत्म होता है और अप्रचलन शुरू हो जाता है, जिससे क्या होगा, सामान्य टूट फूट और अप्रचलन के कारण उसकी कीमत कम हो जाती है और यहाँ पर मूल्यह्रास शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 16 क्वेश्चन है, उत्पादन के दौरान स्थिर पूंजीगत परिसंपत्ति के अप्रत्याशित अप्रचलन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यानी पूंजीगत परिसंपत्ति के यानी अप्रत्याशित अप्रचलन को क्या कहते हैं। तो पहला है यहाँ पर देखिए, स्थिर पूंजी उपभोग कहते हैं, आय में जो है आय हानि कहते हैं, पूंजीगत हानि कहते हैं, ऊपर में से कोई नहीं कहते। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले देखिए उत्पादन के दौरान स्थिर पूंजीगत परिसंपत्ति के अप्रत्याशित अप्रचलन को कहते हैं। यानी पूंजी यहाँ पर देखिए स्थिर पूंजी है और पूंजीगत परिसंपत्ति के अप्रचलित जो है अप्रचलन हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये स्थिर पूंजी उपभोग नहीं कहेंगे, तो पूंजीगत हानि कहलाएगी। ये क्या है, पूंजीगत हानि हुई है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17, एक हलवाई की दुकान द्वारा खरीदा गया यहाँ रेफ्रिजरेटर, एक यानी फ्रिज खरीदा गया है, एक हलवाई की दुकान में खरीदा है। तो ये क्या है, यहाँ पर जो है अंतिम वस्तु है, पूंजीगत वस्तु है। तो यहाँ पर जो है ए सी दोनों ही हो जाएगा, मध्यवर्ती तो बिल्कुल नहीं है। तो अंतिम वस्तु क्या है कि उसने अंतिम वस्तु एक तरह से अंतिम वस्तु है, अब उससे कोई उत्पादन नहीं करने वाला हुआ है, और साथ ही पूंजीगत वस्तु है, वो वहां पर दुकान में रखेगा और वहां पर जो है अपना जो है सामान रखेगा, जिससे क्या है उसको पूंजी प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18, निम्न में से कौन सा जो है गैर टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी गैर टिकाऊ है, ऐसी वस्तुएं जो कि ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, जैसे कि आप ब्रेड लेकर आए तो ब्रेड आपका जो है जल्दी ही खत्म हो जाता है, या आप दूध लेकर आए तो दूध ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती हैं। तो देखिए पहला आ गया दूध, जो है दूध आपका ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा और ब्रेड आपकी नहीं टिकेगी, और यहाँ पर जो है कपड़े आपके बहुत दिनों तक टिक जाएंगे। ठीक है, तो आंसर आपका आप बताइए क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पर ए और बी। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर 19, एक अर्थव्यवस्था के पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है। एक अर्थव्यवस्था की पूंजी के स्टॉक में जब वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं हम निवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जापानी दूतावास निम्न की घरेलू सीमा का हिस्सा है। जापान का जो दूतावास है और भारत में आया है तो किस घरेलू सीमा का हिस्सा होगा, जाहिर है वो जापान का ही होगा, क्योंकि भले ही वो आया है लेकिन वो है तो किस देश का निवासी, वो जापान का निवासी है, और दूतावास है जापान का, तो वहां पर वह किसकी सीमा का हिस्सा है, घरेलू सीमा का हिस्सा है, किसकी, जापान की। नेक्स्ट आता है भारत में जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, भारत में विदेशी दूतावास भारत की जो है का देश का हिस्सा है। जो है भारत में जो है एक दूतावास है और भारत का दूतावास किसका है, हिस्सा होगा, आर्थिक सीमा का, भौगोलिक सीमा का, ए या बी दोनों पर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक भौगोलिक सीमा का हिस्सा है। ठीक है, भारत में विदेशी दूतावास भारत की भौगोलिक सीमा का हिस्सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न उद्देश्यों के लिए खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं हैं। निम्न उद्देश्यों के लिए कौन सी खरीदी गई वस्तु जो है अंतिम वस्तु है, आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, तो यहाँ पर अंतिम वस्तु कहलाएगी, या फिर आपको देखिए फर्म में निवेश हेतु। तो मैंने आपको बताया था, यानी जो वस्तुएं उपभोग या निवेश के लिए खरीदी या बेची जाती हैं, यानी खरीदी जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतिम वस्तुएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फर्म में निवेश किया है, सीधी सी निवेश की बात है। आवश्यकता की संतुष्टि के लिए यहाँ पर उपभोग की बात की गई है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही आंसर हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो देखिए आई होप यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर जो है हमने 22 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम आगे भी करेंगे, आगे चैप्टर 3 के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।